तो देखो बच्चों, अपना जो चैप्टर चल रहा है, और ये चैप्टर चल रहा है क्या, प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आज हम इस चैप्टर में अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक है हमारा क्या, रेशमीकरण, रेशमाइजेशन। ओके, तो देखो बच्चों, रेशमीकरण, रेशमीकरण मतलब होता है रेशमिक मिक्सचर को बनाने की विधि। समझ गए ना? रेशमीकरण क्या है बच्चों? रेशमिक मिक्सचर, रेशमिक मिश्रण बनाने की एक विधि है, इसे बोलते हैं रेशमीकरण। अब यहां पर रेशमिक मिश्रण शब्द आ रहा है, तो पहले मैं उसे डिफाइन कर दूं कि रेशमिक मिश्रण का मतलब है कि जब हम किसी कार्बनिक यौगिक के जो प्रकाशिक सक्रिय रूप है, मीन्स डी और एल, प्लस और माइनस, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, वाम ध्रुवण घूर्णक, इन समावयवियों को बिल्कुल सम अणुक मात्रा में मिला दें। सम अणुक मात्रा का मतलब है बिल्कुल बराबर अणु मिलाएं, बराबर प्रतिशत में मिला दें, तो जो मिश्रण बनता है ना, उसे हम बोलते हैं क्या, रेशमिक मिश्रण। उस मिश्रण में, ठीक है, अगर प्रकाश, जो समतल ध्रुवित प्रकाश है, को प्रवाहित किया जाए, तो आप देखोगे उसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं होगा, घूर्णन नहीं होता, मतलब प्रकाश सीधा निकल जाएगा। तो ऐसा जो मिश्रण बनेगा, ये एक प्रकाशिक निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है बच्चों प्रकाशिक निष्क्रिय? क्योंकि जो एक ही कार्बनिक यौगिक का जो दो रूप मिले हुए हैं, डी और एल, हम जानते हैं कि इन दो रूपों के प्रकाश घूर्णन जो है बिल्कुल बराबर होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो जैसे ही समतल ध्रुवित प्रकाश विलयन में एंटर करेगा, तो उसमें जो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है वो तो क्लॉकवाइज घुमा देगा, और जो वाम ध्रुवण घूर्णक अणु है उसी लाइट को वो क्या कर देंगे, वामावर्त घुमा देंगे, और दोनों बिल्कुल बराबर घुमाएंगे, तो जो लाइट होगी उसका नेट जो घूर्णन है वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस तरह से जो रेशमिक मिश्रण होता है, अगर उसमें दोनों रूप बिल्कुल बराबर बराबर 50-50% मिले हैं, तो मिश्रण प्रकाशिक निष्क्रिय होगा। अगर इनमें से कोई भी एक ज्यादा है और एक कम है, तो मिश्रण पूर्णतः प्रकाशिक निष्क्रिय नहीं होगा, क्योंकि जो लोअर अमाउंट में है, जो कम मात्रा में है जो रूप, उसका घूर्णन और दूसरे का घूर्णन उतना तो बराबर न्यूट्रल हो जाएगा, बाकी कुछ ना कुछ बच जाएगा। फिर इसे बोला जाता है आंशिक रेशमीकरण। तो पहले यहां देखो, अब रेशमीकरण को डिफाइन करें कि किसी एक प्रकाशिक सक्रिय रूप को भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा रेशमिक मिश्रण, मीन्स डी और एल में बदलना ही क्या है, रेशमीकरण। मतलब हम इसमें कार्बनिक यौगिक का कोई एक रूप लेते हैं, या तो डी ले लें या फिर एल, है ना। मान लो हमने डी के 100 अणु लिए, और फिर एक ऐसा भौतिक या रासायनिक प्रक्रम अपनाएं कि उसके जो डी के 100 मॉलिक्यूल थे, उसके 50 मॉलिक्यूल एल में बदल जाए। तो ऐसा होने से क्या होगा कि डी और एल जब बिल्कुल बराबर मात्रा में हो जाएंगे, तो ये जो मिक्सचर बन गया वो हो जाएगा रेशमिक मिश्रण, और ये 100% कहलाएगा रेशमीकरण। मतलब इस मिश्रण का हम बोलेंगे क्या हो गया, 100% रेशमीकरण, जिसमें 50% डी होगा, तो 50% एल होगा, और जो मिश्रण है वो कैसा हो जाएगा, प्रकाशिक निष्क्रिय। यहां तक बात समझ में आ गई। किंतु आंशिक रेशमीकरण में मिश्रण प्रकाशिक सक्रिय होता है। अब आता है कि आंशिक रेशमीकरण क्या है। तो मान लिया जाए कि आपने डी के 100 मॉलिक्यूल लिए थे, और उसमें से केवल 40% एल में बदल गए, तो अब 60% डी है और 40% क्या है, एल। तो रेशमीकरण तो जो होता है वो हमेशा बराबर प्रतिशत में होगा। तो 40-40% तो क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, 20% फिर भी बच जाएगा डी प्लस रूप। तो हम कहेंगे रेशमीकरण तो हुआ, लेकिन 100% नहीं हुआ। और मिश्रण जो है वो प्रकाशिक निष्क्रिय नहीं होगा, वो प्रकाशिक सक्रिय होगा। अगर डी बच रहा है तो डेक्स्ट्रो हो जाएगा, एल बच रहा है तो लीवो रहेगा। तो यही लिखा है कि किंतु आंशिक
रेशमीकरण में मिश्रण प्रकाशिक सक्रिय होता है। यदि D ज्यादा है L से तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होगा, L ज्यादा है D से तो वाम ध्रुवण घूर्णक होगा। तो इस तरह से अब आता है कि आपको रेशमीकरण का प्रतिशत निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो ये सूत्र लिख दिया है मैंने, रेशमीकरण का प्रतिशत बराबर D या L का न्यूनतम प्रतिशत। मतलब आपको जो रैसमिक मिश्रण दिया जाएगा उसमें D और L के प्रतिशत बताए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रतिशत कम है वो लें और उसको 2 से इंटू कर दें। तो ऐसा होने से आपका रैसमिक जो है मिश्रण का वो रेशमीकरण का प्रतिशत निकल आएगा। समझ गए ना? ऐसा क्यों किया है बच्चों कि न्यूनतम प्रतिशत क्यों लिया है? क्योंकि जितना न्यूनतम D होगा उतना ही L न्यूट्रल होगा, और जितना L न्यूनतम होगा उतना ही D जो है न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। तो अगर दोनों 50-50 है तो 100% रेशमाइजेशन हो जाएगा। अगर एक 40% है और एक 60% है तो हम 40 को इंटू करेंगे, ठीक है। 30% है और एक 70 है तो हम 30 को क्या करेंगे? इंटू करेंगे रेशमीकरण निकालने के लिए। क्योंकि बिल्कुल वैसा ही है जैसे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन है कि 10 मॉलिक्यूल आप एसिड ले लें और 5 मॉलिक्यूल बेस ले लें तो 5-5 मॉलिक्यूल का ही तो न्यूट्रलाइजेशन होगा ना, 5 मॉलिक्यूल तो बच जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही यहां पर है, D और L बिल्कुल बराबर प्रतिशत में एक दूसरे के घूर्णन कोण को निरस्त करते हैं। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि माना रेशमीकरण के लिए D+ रूप लिया गया तथा बने रेशमिक मिश्रण में, ठीक है, जो L है वो कम है और D क्या है? ज्यादा है। मतलब आपने D+ ही लिया था लेकिन उस D+ का कुछ पार्ट ही L में बदला, मींस L जो है वो D से थोड़ा कम है। तो रेशमीकरण जब हम करेंगे तो 2 इंटू हम क्या करेंगे? जो भी L का प्रतिशत है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास पता चलेगा कितना % रेशमीकरण। अब आता है रिटेंशन। यहां मैंने रिटेंशन क्यों लिखा है? क्योंकि आपने D लिया था और मिश्रण तो D ही रहेगा ना, क्योंकि D ज्यादा है और L कम है। तो मिश्रण में अभी D बच गया, तो जैसा था, मतलब मिलियन जो मिश्रण रेशमीकरण के लिए आपने D रूप लिया था और बना हुआ रैसमिक मिश्रण भी D रूप में है, इसका मतलब है कि उनमें जो घूर्णन है वो बदला नहीं, मींस प्लस का प्लस ही रहा। तो जब प्लस का प्लस रह जाए या माइनस का माइनस रह जाए रेशमीकरण के बाद तो उसे बोलते हैं रिटेंशन। तो आप क्या करोगे? 100 माइनस रेशमीकरण कर दो, प्रतिशत को घटा दो। तो इस तरह से, और जो मिश्रण होगा अभी भी वो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक ही रहेगा। मतलब आपने जो मिश्रण लिया था वो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक था, रेशमीकरण के बाद भी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक हो गया, तो हम इसे बोलेंगे कि कुछ मैटर जो है D+ का वो रिटेंशन में रहा, मतलब वही का वही रहा, बाकी रेशमीकरण हो। अब यदि मान लो D+ से ज्यादा L- बन जाए कि मान लो 100 मॉलिक्यूल लिए थे आपने, है ना, कि 100 क्या लिए थे मॉलिक्यूल D+ के, और उसमें से 60 तो बन गए L, तो रेशमीकरण क्या करेंगे हम? 2 इंटू D का प्रतिशत जो मिश्रण में है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया रेशमीकरण का प्रतिशत। और प्रतिलोमन का प्रतिशत निकालना है आपको। अब यहां मैंने प्रतिलोमन क्यों किया बच्चों? प्रतिलोमन का मतलब है मिश्रण को जो आपने रूप जो लिया था प्रकाशिक सक्रिय समअवयवी लिया था वो तो था D+, लेकिन जब रैसमिक मिश्रण बना तो उसमें L ज्यादा बन गया, तो मिश्रण कैसा हो गया? L-। तो जब D का L में कन्वर्जन हो जाए या L का D में कन्वर्जन हो जाए, मतलब पहले डेक्स्ट्रो था, ठीक है, रूप, और फिर मिश्रण जो है वो लीवो बन गया, तो हम इसे बोलते हैं प्रतिलोमन। तो यहां पर हम लिखेंगे 100 माइनस रेशमीकरण, तो हमें प्रतिलोमन का प्रतिशत मिलेगा और मिश्रण वाम ध्रुवण घूर्णक हो जाएगा। और इस तरह से दोनों मिश्रण जो है आंशिक रूप से क्या है? रेशमाइज्ड है। बात यहां तक अच्छी तरह समझ में आई आपको कि आप D+ लें और D बचे रह जाए और कुछ ही L बने तो रिटेंशन रहेगा और रेशमीकरण रहेगा। लेकिन अगर D ले हैं और L ज्यादा बन गया तो रेशमीकरण भी होगा और प्रतिलोमन होगा। अभी का एग्जांपल देखो, जैसे हमने D+ लैक्टिक एसिड के रेशमीकरण से 60% जो है D है और 40% L रूप बनता है, तो कितने प्रतिशत रेशमीकरण हुआ? तो रेशमीकरण तो हो गया 80%, क्योंकि 40% L का और 40% प्लस का
ठीक है, डी का, दोनों एक दूसरे को टर्न कर देंगे। तो इस तरह से 80% तो हो गया रेशमीकरण। अब बचा रिटेंशन, क्योंकि आपके पास डी ही लिया है और डी ही ज्यादा है, तो मिश्रण का घूर्णन वही रहेगा, डेक्स्ट्रो था तो डेक्स्ट्रो ही रहेगा। और इस तरह से रिटेंशन हो गया कितना परसेंट बच्चों, 20%। बात क्लियर है। अब एक और एग्जांपल समझो। अब मान लिया जाए कि डी प्लस लैक्टिक एसिड के रेशमीकरण में 60% एल बना और 40% डी बना, तो बताएं। तो रेशमीकरण तो हो गया कितना बच्चों, 80%, क्योंकि जो कम है हमेशा उसी से मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। और अब यहां मैंने प्रतिलोमन क्यों लिख दिया, क्योंकि हमने डी लिया था और अब जो मिश्रण है वो एल माइनस वाला हो गया, एल वाला हो गया, इसीलिए वाम ध्रुवण घूर्णक हो गया, तो ये प्रतिलोमन हो गया। तो 20% तो हो गया क्या, प्रतिलोमन। और इस तरह से मिश्रण कैसा होगा, वाम ध्रुवण घूर्णक, जबकि ऊपर जो है मिश्रण कैसा होगा, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। मतलब यहां पर जो ऑप्टिकल प्यूरिटी है 20% बची और यहां पर भी 20%, ठीक है। और मान लिया जाए लैक्टिक एसिड 50-50% दोनों बना देता है डी प्लस से, तो रेशमीकरण क्या हो जाएगा, 100% और मिश्रण होगा प्रकाशिक निष्क्रिय। जबकि ये दोनों मिश्रण जो है, जहां पर पार्शियल रेशमाइजेशन हो रहा है वहां पर ऑप्टिकल एक्टिव दिख रहा है, जबकि 100% रेशमाइजेशन में प्रकाशिक निष्क्रिय होगा। यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे मेरी बात को, है ना। इस तरह से हमें रेशमाइजेशन, रिटेंशन, इन्वर्जन, इनको कैलकुलेट करना है। ये बिल्कुल वैसा ही ध्यान रखो बच्चों जैसा उदासीनीकरण होता है अभिक्षारों का। फिर आ गया रेशमाइजेशन। अच्छा, ये उसी पे है। एक और एग्जाम्पल क्या है, डी प्लस प्रक्रम, डी और एल, रेशमिक मिश्रण डी और एल। अच्छा, वो शॉर्ट में इसी चीज को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो मैंने आपको ऊपर लिखा है कि अगर मान लो आपने डी प्लस लिया, कोई प्रक्रम अपनाया और दोनों का मिक्सचर बन गया, तो ये रेशमिक मिश्रण है। आपने जो क्लियर अभी तक ऊपर देखा है ना। अगर डी और एल बिल्कुल बराबर बन गए तो 100% रेशमीकरण कहलाएगा। ध्रुवण घूर्णक होगा, प्रकाशिक निष्क्रिय होगा। कैसा होगा ये, प्रकाशिक निष्क्रिय। और आपने लिखा है एल ज्यादा बना और डी कम है तो आंशिक रेशमीकरण हुआ, वाम ध्रुवण घूर्णक होगा। डी ज्यादा बन गया, एल जो है कम बना, आंशिक रेशमीकरण कहलाएगा, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होगा। और ये दोनों प्रकाशिक क्या होंगे बच्चों, प्रकाशिक सक्रिय। यहां तक तो कुल मिला के शॉर्ट में हम ऐसा कह सकते हैं कि रेशमाइजेशन ये है। अब देखो, अभी यहां पर हम ये जो रेशमीकरण डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर हमारे हेलो एल्केन चैप्टर में आया था रेशमीकरण की जो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मींस SN1 अभिक्रियाएं हैं, इनमें आंशिक रेशमीकरण होता है। देखो क्यों होता है। मान लिया जाए कि एक कायरल, हम ये क्या ले रहे हैं, कायरल रिएक्टेंट, ठीक है, अभिकारक, कायरल अभिकारक, जिसकी चारों संयोजकता 4 अलग अलग ग्रुप से संतृप्त है। ये है एक हेलो एल्केन। यहां से X निकल गया, ठीक है, पोलर मीडियम लिया था तो X निकलेगा, तो ये बना एक कार्बोकैटाइन। अब देखो बच्चों, कार्बोकैटाइन में 3 ग्रुप जो थे, ये चतुष्फलकी रूप था, लेकिन प्रोटॉन के निकल हैलाइड के निकलते ही ये एक कार्बोकैटाइन बन गया, समतलीय कार्बोकैटाइन। कैसा कार्बोकैटाइन है ये, समतलीय, ठीक है। समतलीय मतलब है तीनों जो R1, R2, R3 हैं वो एक ही तल में आ गए, फ्लैट हो गए। ये मान लें कि ये जो स्क्रीन है उसमें एक R2 पीछे की तरफ है, एक R2 अपनी तरफ है जिस तरफ हम बैठे हैं, और एक R स्क्रीन में ही है। अब क्या होगा कि जो अब न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो वो दोनों, अब इसमें 2 तल फ्री हो गए ना, मतलब समतली है, तो एक ऊपर तल है, एक नीचे है, या एक लेफ्ट में है, एक राइट में है। तो यहां 2 तल फ्री है। 2 तल फ्री होने के कारण न्यूक्लियोफाइल दोनों तलों से अटैक करता है। सपोज ये बैक साइड से अटैक कर रहा है तो R2 है, फ्रंट साइड से कर रहा है तो R1 है। फ्रंट साइड मतलब जहां हैलाइड था। अगर ये दोनों रेट बिल्कुल अटैक करने के बराबर होंगे बच्चों, तो 2 रूप या 2 उत्पाद बनेंगे जो एक दूसरे का जस्ट मिरर इमेज होंगे, और हम कहेंगे कि 50% इसमें D बन जाएगा तो 50% L बनेगा, और पूरा मिश्रण जो है 100% रेशमाइज्ड होगा। मतलब 100% क्या होगा, जो है रेशमीकृत होगा।
लेकिन क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इस तरह से 100% का रेशमाइजेशन नहीं होता। अब आता है कि क्यों नहीं होता। इसका रीजन ये है बच्चों कि जो हैलाइड निकला है ना जिस डायरेक्शन से, जैसे यहां पर देख रहे थे राइट डायरेक्शन में था तो निकला तो, लेकिन जिस कार्बन से निकला है उस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये खुद निगेटिव चार्ज है, तो कुछ ना कुछ ये उससे आकर्षित रहता है और उसी तल में, जिस तल में था ये, उसी तल में ये थोड़ा सा आकर्षित रहेगा। तो ये वाली जो साइड है आप देख रहे हैं, जो राइट हैंड साइड वाला जो एरिया है या हम ये जो प्लेन है, ये तल है, ये थोड़ा सा प्रोटेक्ट रहेगा। प्रोटेक्ट का मतलब है उस तरफ से न्यूक्लियोफाइल को आने में थोड़ा दिक्कत तो आएगी कि मान लो यहां से 60 न्यूक्लियोफाइल आ रहे हैं तो यहां से 40 ही पहुंचेंगे। तो अब आप देखोगे कि जब बिल्कुल उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है जहां पर एक्स है था जिस तल में, तो ये जो बनेगा ये रिटेंशन कहलाएगा। रिटेंशन मतलब वहीं का वहीं न्यूक्लियोफाइल आ गया जहां से हैलाइड हटा था। लेकिन अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो इसे हम बोलेंगे इन्वर्जन, प्रतिलोमन। मतलब ये क्या दिख रहा है, प्रतिलोमन। ये क्या है, पुनराधारण। पुनराधारण इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि वहीं का वहीं धारित हो गया। लेकिन ये देखा गया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आयन पेयर इफेक्ट कहलाता है ये, मतलब आकर्षित रहना हैलाइड का। तो यहां से जो है, ठीक है, बिल्कुल जिस डायरेक्शन से एक्स था उस डायरेक्शन से जहां से रिटेंशन है, ये रिटेंशन का वेग थोड़ा कम रहेगा और इन्वर्जन का रेट ज्यादा रहेगा बच्चों। ऐसे में क्या होगा, इन्वर्ट प्रोडक्ट तो ज्यादा बन जाएगा, रिटेंशन प्रोडक्ट कम रहेगा। और ध्यान रखें SN1 रिएक्शन में हमेशा इन्वर्जन ज्यादा होता है, रिटेंशन कम होता है। और इसीलिए रेशमाइजेशन जो परसेंटेज कम है, मान लो आपने देखा इन्वर्ट प्रोडक्ट 80% बना और रिटेंशन प्रोडक्ट 20% बना, तो रेशमाइजेशन तो हुआ 40%, क्योंकि 20-20% एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे और बाकी जो बचा वो इन्वर्जन है वो हो जाएगा 60%। और इस तरह से प्रकाशिक सक्रिय रूप, ये है प्रकाशिक सक्रिय रूप होंगे ये, मतलब मिश्रण जो है प्रकाशिक सक्रिय होगा और वाम ध्रुवण घूर्णक होगा। अगर वो D+ रहा होगा और अगर D+ रहा, L- रहा होगा रिएक्टेंट, मतलब अगर मैं ये कहूं कि ये D+ रहा होगा तो पूरा मिश्रण कैसा दिखेगा बच्चों, L-। और अगर ये, ठीक है, मैं ये कहूं कि ये L- रहा होगा तो पूरा मिश्रण क्या बन जाएगा, D+, क्योंकि इन्वर्जन होता है, जो था उसका उल्टा। इस तरह से बात क्लियर है यहां तक। तो इस तरह से SN1 रिएक्शन में रेशमाइजेशन होता है, पार्शियल रेशमाइजेशन। प्रतिलोमन, अब अगला टर्म परिभाषित करते हैं हम, प्रतिलोमन। प्रतिलोमन का बिल्कुल जो आपको मैं समझाता आ रहा हूं कि प्रतिलोमन का मतलब ये होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, यह हम सीधे पहले डिफाइन कर लें कि जब हम D+ रूप लें और रासायनिक क्रिया के बाद हमें जो उत्पाद मिले वो L- हो जाए, मतलब हमने दक्षिण ध्रुवण घूर्णक रूप लिया था, रासायनिक प्रक्रम के बाद वो वाम ध्रुवण घूर्णक में बदल गया, तो इसे हम बोलते हैं प्रतिलोमन। और प्राप्त उत्पाद का घूर्णन अभिकारक के विपरीत एवं तुल्य होता है। एवं तुल्य तो नहीं होगा, अगर मान लो एक ही पदार्थ का प्रतिलोमन किया गया है और वही का वही अभिकारक और उत्पाद दोनों एक चीज है, तो फिर तुल्य होगा, विपरीत होगा। बल्कि मैं यहां लिख दूं, तुल्य की बात हम तब लिखेंगे जब बिल्कुल केवल प्रतिलोमन हो, कोई रासायनिक क्रिया ना हो, होता है, ठीक है। तो यही लिखा है कि किसी एक प्रकाशिक सक्रिय रूप को उसके प्रतिबिंब रूप में पूर्ण रूप से बदलना ही क्या है, प्रतिलोमन। इससे प्राप्त उत्पाद का घूर्णन अभिकारक के विपरीत होगा। मतलब आपने D+ लिया, भौतिक या रासायनिक प्रक्रम अपनाया और ये L- में बदल गया, तो ये कैसा था, दक्षिण, ठीक है, ध्रुवण घूर्णक। और अब जो ये बना ये क्या हो जाएगा, वाम ध्रुवण घूर्णक। अब मैं ये बता दूं कि अगर मान लो D जो यौगिक है वही L यौगिक है, एक प्रतिलोमन किया गया है लेकिन यौगिक नहीं बदला गया, तो घूर्णन विपरीत और बिल्कुल बराबर होंगे। लेकिन अगर D कोई अभिकारक था और L अलग उत्पाद बन रहा है न्यूक्लियोफिलिक जैसे सब्स्टिट्यूशन में, तो वाम ध्रुवण घूर्णक तो होगा लेकिन घूर्णन कोण बराबर नहीं होंगे, ठीक है। अब यहां से आते हैं हम प्रतिलोमन। देखा होगा कि SN2 जो अभिक्रियाएं हैं उनमें प्रतिलोमन होता है बच्चों, क्योंकि
SN2 अभिक्रियाओं में हैलोजन जो हैलाइड निकलना है या लीविंग ग्रुप जो भी है उसको निकलना है वो निकल नहीं पाता, जबकि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है उसी कार्बन में जिसमें कि लीविंग ग्रुप है, मतलब X जुड़ा हुआ है। तो ये हमेशा क्या करेगा, अपोजिट साइड से, मतलब जिस डायरेक्शन में लीविंग ग्रुप है X है उसके अपोजिट डायरेक्शन से जुड़ता है, बाद में ये निकल के बाहर चला जाएगा। तो ऐसे में देखो आप न्यूक्लियोफाइल जो जुड़ा दिख रहा है उत्पाद में वो बिल्कुल X की अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ा दिख रहा है। तो इस तरह से ये D रहा होगा तो ये L, मींस ये R रहा होगा तो ये क्या हो गया S, और ये ट्रांजिशन स्टेट। तो SN2 अभिक्रियाओं में क्या होता है बच्चों, हमेशा इन्वर्जन होता है कि अभिक्रिया प्रतिलोमन होता है, क्योंकि नाभिक स्नेही समूह निष्कासी समूह की विपरीत तल से आक्रमण करता है। और जरूरी है कि इसमें भी कायरल कार्बन हो, तभी बच्चों आप ठीक है रेशमाइजेशन कह सकते हो प्रतिलोमन। अगर कायरल नहीं है तो इस तरह की कोई कंडीशन नहीं बनेगी। तो ये था हमारा रेशमाइजेशन है ना और इन्वर्जन। अब आता है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब है प्रकाशित सक्रिय रूप के विन्यास में अखंडता, इंटीग्रिटी, बने रहना, रहता है, बने रह, ठीक है, प्रकाशित के विन्यास में अखंडता बने रहना रिटेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिटेंशन मतलब है अखंडता का मतलब है कि अगर वो डी रहा होगा तो चाहे कोई भी प्रक्रम हुआ रासायनिक भौतिक वो डी ही उत्पाद के रूप में रहे और एल अभिकारक था और उत्पाद ही एल ही रहे तो हम इसे बोलेंगे रिटेंशन हुआ है रिएक्शन में। यह SNI अंतः अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में पाया जाता है या किसी केरेल कार्बन से जुड़े समूह में प्रतिस्थापन होता है। मतलब किसी केरेल कार्बन से जुड़े समूह में जब प्रतिस्थापन हो, जैसे ये है केरेल कार्बन, इसमें CH2Cl जुड़ा है ये, तो यहां पर कायरल कार्बन में प्रतिस्थापन ना हो बल्कि उसे जुड़े समूह में प्रतिस्थापन होगा, तो ये इधर आ गया और इस तरह से इसका वो जो विन्यास था D+ वो D ही रहेगा, इंटीग्रिटी बनी रहेगी। ठीक है। या फिर आप SNI देखो, नॉर्जन रिएक्शन होती है कि जैसे यहां पर आपने देखा ये जुड़ा है SO2Cl, तो ये Cl यहां से हम यहां से स्टार्ट कर दें कि हमारे पास ये अल्कोहल था, मैंने यहां लिखा नहीं, यहां पे लिख दे रहा हूं, ये आप उसमें देखोगे डार्जन रिएक्शन में समझाया है मैंने। ये यहां ऐसे समझें कि ये था R है ना, ये है हमारे पास C, ये है R, ये है ठीक है। यहां पर मैंने H जोड़ रखा है, यहां हो गया D और यहां था OH और फिर यहां लाया मैं Cl SO ठीक है और Cl, तो ये मैंने यहां से इतना निकाल दिया। तो देखो आप OH का डायरेक्शन वो है, ये OH का डायरेक्शन, मान लिया जाए कि ये D+, फिर इसमें SOHCl निकल गया और ये जुड़ गया SO2Cl, तो मतलब वो तो अल्कोहल का ही है, तो ये SOCl जुड़ गया, तो यहां से Cl फिर अटैक करता है कार्बन और एक ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई और फिर Cl इस तरह जुड़ गया और SO2 निकल गया। तो आप देख रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में OH था उसी डायरेक्शन में क्या आ गया Cl, तो हम कहेंगे कि हमने D+ लिया था तो D ही बना। अच्छा यहां से स्टार्ट किया है मैंने, ये यहां से निकाल दिया है ना इसी को, तो इस तरह से D से D ही बन गया। तो यहां आपने D लिया था तो ये भी क्या रहेगा बच्चों, D, ये गलत लिखा है, अरे ये जो है हमारे पास इसे हम D ही रहेंगे, क्या लिखेंगे D+। तो ये कहलाता है, मतलब सीधी सी बात है, अगर मान लो कोई भी समूह किसी केरेल अणु से हटा और उसी की जगह पर उसी डायरेक्शन में दूसरा समूह आ गया तो रिटेंशन, उसके अपोजिट आ गया तो प्रतिलोमन, और दोनों तरफ दिखाई दे रहा है उत्पाद में, दो उत्पाद बन रहे हैं तो वो है रेशमाइजेशन। SN1 में रेशमाइजेशन, SN2 में इन्वर्जन और SNI में इस तरह से आपने देखा रिटेंशन। ये बात क्लियर हो गई अच्छी तरह से। अब हम आते हैं अगला, तो ये था हमारे इन तीनों की डेफिनेशन थी। अब आता है स्टीरियोजेनिक सेंटर, त्रिविम उत्पादी केंद्र। देखो बच्चों, त्रिविम स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब है कि जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जिस केंद्र के कारण बनते हैं, मतलब जैसे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या किरेल कार्बन है, तो द्विबंध में जब एक सीमित घूर्णन होता है तो आप देखते हैं कि सिस और ट्रांस रूप बन जाते हैं। किरेल कार्बन में समूहों का घूर्णन होता है तो हम देखते हैं उनके प्रतिबिंब रूप बन जाते हैं। तो अणु में उपस्थित किसी केंद्र, मतलब द्विबंध या किरेल केंद्र, ठीक है, कार्बन से संलग्न समूहों के अंतर रूपांतरण से या घूर्णन से अणु का
त्रिविम समावयवी प्राप्त हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर। मतलब सीधी सी बात है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में द्विबंध और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में किरेल कार्बन, अगर इनसे जुड़े हुए समूहों का कोई अंतर रूपांतरण होता है, घूर्णन होता है, तो अगर समावयवी नया बन जाता है त्रिविम समावयवी, तो हम इसे बोलते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर। यदि अणु में द्विबंध तथा किरेल कार्बन दोनों हो तो त्रिविम समावयवियों की संख्या होती है 2 की पावर n। n जहां स्टीरियोजेनिक सेंटर है डबल बॉन्ड और कायरल कार्बन। जैसे इसमें देखो एक डबल बॉन्ड, तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है, कायरल कार्बन तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो टोटल हो गए 2, तो समवयवियों की संख्या हो गई 4, 2 तो हो गए डी और एल और 2 हो गए सिस एंड ट्रांस। ठीक इसी तरह से यहां पर आ जाए हम, एक स्टीरियोजेनिक सेंटर, एक डबल बॉन्ड स्टीरियोजेनिक सेंटर है और एक ये स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गया, एक बी आर स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये भी एक कायरल कार्बन है, ये भी एक क्या है, कायरल कार्बन है। ठीक है, तो 1 2 3 4 और एक और बता दूं, ये भी एक बच्चों स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा रिंग में। मतलब ये कुल मिला के यहाँ 5 हो गए। कितने हो गए? 5। अब बताता हूं कैसे हो गए। तो इस तरह से ये 32 समवयवी, देखो ये जो समूह जुड़े हैं इन 2 कार्बन से, ये वाले, तो ये भी तो रिंग में ऊपर नीचे हो सकते हैं ना, सिस्टांस समवयवी समवाय बना सकते हैं। तो वलय में 1 2 1 3 1 4 इस पोजीशन में अगर 2 समूह जुड़े हैं तो ध्यान रखें 1 2 हो या 1 3 हो या 1 4, ये कहलाते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर, क्योंकि वलय के ऊपर बी आर को और हम इस साइड चेन को ऊपर कर दें एक रूप, या नीचे कर दें वही रूप है, और ऊपर नीचे कर दें, तो इस तरह से कुल मिला के इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर ये वलय के कारण भी दिख रहा है। वलय में भी क्या है? स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो टोटल हो गए 5। देखो 1 2 3 4 और एक ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर कहलाएगा बच्चों, ये वाला। क्यों कहलाएगा? क्योंकि हम बी आर और इसको भी ऊपर नीचे रख के सिस्टांस बना सकते हैं। तो कुल मिला के 32 समवयवी हो गए। ऐसे अगर हम इसमें चले जाएं बाइफिनाइल कंपाउंड में, तो 2 रिंग जिससे जुड़ी है इसी में घूर्णन होता है, जिससे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आती है ना। एक ये कायरल कार्बन दिख रहा है, एक ये रिंग वो दिख रही है क्या, डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो कुल मिला के 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गए, 8 समवयवी हो जाएंगे। इसमें चले जाओ तो देखो एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, है ना, एक कायरल कार्बन, दूसरा कायरल कार्बन, तीसरा कायरल कार्बन और 2 ये स्टीरियोजेनिक सेंटर रिंग के कारण। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गए। और जितने ज्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर उस तरह से समवयवी निकाले जाते हैं। तो ये है प्रकाशिक समवयवी और ज्यामिति समवयवी, अगर दोनों एक ही अणु में दिख रहे हैं तो आपको ऐसे निकालना है। फिर आता है प्रकाशिक समवयवियों की संख्या निकालना। तो देखो बच्चों, पहला है कि अणु सम्मित ना हो सकता है, अणु सम्मित नहीं हो। मतलब है, सम्मित का मतलब है कि दोनों टर्मिनल अलग अलग हो, मतलब 2 बराबर भागों में नहीं बढ़ सकता। ठीक है, ये दोनों टर्मिनल मतलब बिल्कुल अलग अलग हो, अणु के दोनों सिरे अलग अलग हो। मैं यह और लिख दे रहा हूं, दोनों सिरे भिन्न हो, सीधी सी बात है। और उसमें n कायरल केंद्र हो तो प्रकाशिक समवयवियों की संख्या होगी 2 दी पावर n। तो यहां पर n है कायरल कार्बन। जैसे ग्लूकोज में ओपन चेन स्ट्रक्चर देखो, तो इसमें 4 कायरल कार्बन दिख रहे हैं, 16 समवयवी हो जाएंगे इस तरह से। तो फिर समझे, अगर कोई अणु दे रखा है, बहुत सारे कायरल केंद्र है लेकिन दोनों टर्मिनल एक से नहीं है, तो प्रकाशिक समवयवियों की संख्या 2 दी पावर n होगी और सभी के सभी सक्रिय रूप होंगे, प्रकाशिक सक्रिय। अब है अणु सम्मित हो सकता है, बराबर भाग में बढ़ सकता है और n सम संख्या में है, तो प्रकाशिक सक्रिय रूप निकालोगे ए कहलाएंगे 2 दी पावर n-1 और मीजो रूप हो जाएंगे 2 दी पावर n/2 -1। कुल समवयवी हो गए a प्लस m मीजो, तो ये हो गए 2 दी पावर n-1 प्लस 2 दी पावर n/2 -1। अगर विषम है n का मान, विषम कायरल कार्बन है, तो सक्रिय रूप हो जाते हैं 2 दी पावर n-1 माइनस 2 दी पावर n-1/2। ये तो है ए निकाल लो, एक्टिव फॉर्म। मीजो फॉर्म निकालने का है 2 दी पावर n-1/2। कुल समवयवियों की संख्या ये हो जाएगी, जब इनको जोड़ोगे तो फाइनली आएगा 2 दी पावर n-1 a प्लस m। अब जैसे ये है तो इसमें 2 कायरल कार्बन है, सम संख्या में दोनों टर्मिनल एक से है, तो n की वैल्यू 2 हो गई, तो हमारे पास एक्टिव रूप हो गए 2 और मीजो हो गया 1।
टोटल हो गए 3, एक डी और एक एल और एक क्या हो गया मीजो, और बनाते भी है टार्टरिक एसिड में। अब मान लो 3 है, दोनों टर्मिनल एक से हैं, तो यहां पर हमारे पास ए आ गए 2 और मीजो हो गए 2। तो इस तरह से कुल हो गए क्या बच्चों 4 समवायी। बात क्लियर है? तो इस तरह से हमें प्रकाशिक समवायियों की संख्या निर्धारित करनी है। लगभग यही फॉर्मूला, बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए भी लगता है। वहां पर हमें डबल बॉन्ड की संख्या देखनी होती है, वो इवन है या ऑड है, या फिर मॉलिक्यूल, बिल्कुल सेम रिलेशन उसके लिए लगेंगे। यहाँ कायरल कार्बन देखे जाते हैं, वहां डबल बॉन्ड। एलीन में प्रकाशिक समवायता में देखो बच्चों की एलीन में, हालांकि मैं बता चुका हूं कि एलीन ऐसे यौगिक हैं जिनमें डबल बॉन्ड एडजेसेंट पोजीशन में होते हैं। तो ऐसे कोई भी एलीन जिनमें सम संख्या में द्विबंध हो और दोनों जो द्विबंधित ऋणात्मक कार्बन से भिन्न समूह जुड़े हों, तो ये प्रकाशिक सक्रिय होंगे, क्योंकि इनके मिरर इमेज एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगी। जैसे ये है प्रकाशिक सक्रिय, ये हम इसमें है प्रकाशिक समवायता दर्शाएगा, ये प्रकाशिक समवायता दर्शाएगा। इसमें रिंग एक डबल बॉन्ड जैसा माना जाता है, तो ये भी प्रकाशिक समवायता दर्शाएगा। फिर ये क्या है विशिष्ट घूर्णन कोण। अच्छा, एक लास्ट टॉपिक बचा है कि विशिष्ट घूर्णन कोण क्या होता है बच्चों की, जो हम देखें प्रकाशिक समवायता में कि जो प्रकाशिक सक्रिय रूप है वो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर या बाईं ओर घुमाते हैं। तो कितना डिग्री, एक स्पेसिफिक कंडीशन ली गई है कि 1 डेसीमीटर नली में भरे प्रकाश सक्रिय यौगिक की 1 ग्राम पर ml बिलियन सांद्रता वाले, मतलब सांद्रता ये कितनी है सांद्रता वाले बिलियन द्वारा पीपीएल के घूर्णन का कोण विशिष्ट घूर्णन कोण कहलाता है। मतलब है 1 डेसीमीटर की नली लंबी ली जाए, मतलब 10 सेंटीमीटर की, उसमें यौगिक कितना भरा जाए 1 ग्राम पर ml सांद्रता वाला, और फिर उसका घूर्णन मेजर किया जाए तो वो है विशिष्ट घूर्णन कोण। इसका फॉर्मूला होता है विशिष्ट घूर्णन कोण बराबर, ये क्या है बच्चों विशिष्ट घूर्णन कोण। तो ये होता है प्रेक्षित घूर्णन कोण अपॉन एल इंटू सी। ठीक है, जहां और यहां पर जो लैम्डा है ये सोडियम लैंप से निकलने वाली डी लाइन की वेवलेंथ ली जाती है घूर्णन कोण मेजर करने के लिए, और टेम्परेचर रखा जाता है 20 डिग्री। एल बिलियन में भरे पोलैरीमीटर की लंबाई डेसीमीटर में है, सी बिलियन की सांद्रता है, ये विशिष्ट गुणधर्म है, इसका मान स्थिरांक होता है। जैसे लैक्टिक एसिड में हर एक कार्बनिक यौगिक में जो विशिष्ट घूर्णन कोण के मान है बच्चों फिक्स होते हैं ग्लूकोज में, और इनके अगर एक ही यौगिक के दोनों रूप हैं तो बिल्कुल बराबर लेकिन अपोजिट होंगे। और इन घटकों पर निर्भर करता है प्रकाशिक सक्रिय यौगिक की प्रकृति क्या है, विलयन की सांद्रता क्या है, विलायक की प्रकृति क्या है, विलयन का ताप क्या है, तरंग दैर्घ्य क्या है, इन पर डिपेंड करता है विशिष्ट घूर्णन कोण। अब एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, 3 ग्राम प्रकाशिक सक्रिय यौगिक को 5 ml विलयन में घोलकर 1 सेंटीमीटर की पथ लंबाई में भरकर घूर्णन कोण मापा गया तो ये मिला 2.88 डिग्री। तो विशिष्ट घूर्णन क्या होगा, तो देखो एक ही जगह रखेंगे 2.88। एल हो गया हमारे पास 1/10, क्योंकि 1 सेंटीमीटर है और हमें एल लेना होता है डेसीमीटर में, तो सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलोगे तो 1/10 हो जाएगा। लंबाई ग्राम पर ml में लेना है तो हमारे पास 3 ग्राम 5 ml में, तो ये आ गया 36.66। तो ये हो गया हमारा आज प्रकाशिक समवायता का बचा हुआ कंप्लीट पार्ट होगा। अब हम इसके बाद इसी में जो है हमारा SN1 SN2 प्रकाशिक समवायता, अब हम इसी में आगे बढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।